Hello everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to explain Chief Seattle's speech for class 9th and 10th ICSE board. और इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आस्था अवस्थी, श्लोक तिवारी, कमलप्रीत, कपिला सिंह और राहत नज़ीर के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, प्रोज का कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स डिस्कस चीफ सियाटल्स स्पीच। आपकी बुक ट्रेजर ट्रोव में टोटल 10 स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है। अगर आप गौर करोगे लेसन नंबर 2 से लेकर लेसन नंबर 10 तक जितनी भी स्टोरीज दी गई हैं उनके जो राइटर्स हैं यानी जिन्होंने इन कहानियों को लिखा है इनके नाम दिए गए हैं, राइट। लेकिन जो आपका लेसन नंबर 1 है चीफ सियाटल्स स्पीच, दिस इज नॉट अ स्टोरी। तो टाइटल क्या है यहाँ पे? चीफ सियाटल्स स्पीच, चीफ सियाटल की स्पीच। तो यकीनन ये एक स्पीच है, चीफ सियाटल ने इस स्पीच को डिलीवर किया था। चीफ सियाटल कौन थे ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीफ सियाटल ज़रूर एक महान हस्ती होंगे, तभी तो इनकी कही गई स्पीच को आपके सिलेबस में वो भी चैप्टर नंबर 1 के फॉर्म में रखा गया है, ओके। और इस स्पीच को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दिया था, अपनी लैंग्वेज में दिया था। इसको बाद में जाकर डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ ने 29 अक्टूबर 1887 को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और पब्लिश कराया। तब जाके बहुत सारे लोगों तक इनकी स्पीच सामने आई। तो सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई स्टोरी नहीं है। इसके सामने जो राइटर दिया गया है ये इनके राइटर नहीं है। स्पीच को बोला था चीफ सियाटल ने, लेकिन इसको कन्वर्ट किया था हेनरी ए स्मिथ ने। कब किया था? 29 अक्टूबर 1887 को। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चीफ सियाटल कौन थे। चीफ सियाटल कौन थे, इस चीज़ को समझने के लिए आपको अमेरिका का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। अब कुछ बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, उनको लगता है कि समरी पता चल जाए। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी। इसकी समरी पता चल पाने से आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे, राइट। तो एक एक लाइन का मीनिंग आपको जो स्पीच दे रहा है उसके माइंडसेट से समझना पड़ेगी। ये कोई स्टोरी नहीं है कि आप पढ़ो और आपको समझ में आ जाए, आप अपने तरीके से उसको समझ लो। नो, नॉट एट ऑल। आपको उस पर्टिकुलर स्पीकर यानी चीफ सियाटल ने जब ये स्पीच डिलीवर की थी उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके वक्त के जो हालात थे वो क्या थे, राइट। हिस्ट्री क्या चल रही थी उस वक्त जिस वजह से उन्होंने ये पॉइंट्स को अपने स्पीच में शामिल किया, राइट। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर स्पीच का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे आपको कोई समरी बता दे और आपको समझ में आने लगे। नो, नॉट एट ऑल। और एक बात, जब आप ये समझ जाओगे कि चीफ सियाटल का आखिर क्या पर्पस था इस स्पीच को देने का, क्या क्या पॉइंट्स वो अपने दिमाग में लेकर चले थे जब वो स्पीच देने वाले थे, जब मैं आपको ये सब बता दूंगी तब आप खुद से जब ये स्पीच पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको समझ में आने लगेगा। जस्ट बिलीव मी, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हु वाज चीफ सियाटल एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग हिज स्पीच। तो आज आप अमेरिका को बहुत डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखते हो, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत पिछड़ा देश माना जाता था ये अमेरिका। जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था तो उसने वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स को देखा था, ठीक है। ट्राइब्स आपको पता होगा, आप हिस्ट्री वगैरह सोशल वगैरह में पढ़ते रहते हो, ठीक है। ट्राइब्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका अपना कस्टम, अपना कल्चर होता है, ये नेचर को वर्शिप करते हैं, अपना रहन सहन होता है इनका, ओके। तो ये सारे जो ट्राइब्स रहा करती थी उस वक्त, इनको देखकर कोलंबस को ये लगा था कि ये भी इंडियंस हैं, क्योंकि वो इंडियंस को पहले देख चुका था, उनके लिविंग स्टाइल को देख चुका था। तो वहाँ जाकर जब उसने इन ट्राइब्स को देखा तो उसको यही लगा कि ये भी इंडियंस ही हैं, क्योंकि इनका रहन सहन का तरीका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, राइट। तो इनको जो बोला गया, इन ट्राइब्स को जो बोला गया जो अमेरिका में रह रही थी 1400s के करीब जब कोलंबस वहाँ गया था, तो उनको बोला गया रेड इंडियंस। क्या बोला गया? रेड इंडियंस। या फिर इनको बोला गया नेटिव अमेरिकन्स, क्योंकि भाई जब इसने ये डिस्कवर कर लिया अमेरिका तो वहाँ के लोगों को क्या बोला जाने लगा? अमेरिकन्स। लेकिन ये ट्राइब्स वहाँ पहले से रह रही थी तो इसलिए इनको बोला गया नेटिव अमेरिकन्स। तो आपके जो चैप्टर में 2 नाम आया है, रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स, ये किसको बोला गया है? ये ट्राइब्स के लोगों को बोला गया है। उनका कलर कैसा था? उनका कलर काला था, डाउन था, इस वजह से उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। गेटिंग? अब अमेरिका में इन रेड इंडियंस और नेटिव अमेरिकन्स के अलावा कुछ लोग बाहर से आना बसना स्टार्ट हुए। तो जो आउटसाइडर्स थे जो कि अमेरिका में रहना स्टार्ट कर रहे थे, ये क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। इनका अपना अच्छा लिविंग स्टाइल था, हाई लिविंग स्टैंडर्ड था इनका, ओके। तो भाई ये धीरे धीरे वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, तो इनको द वाइट्स बोला जा रहा है आपकी बुक में, ठीक। पहले से कौन रह रहा था? ट्राइब्स, ओके, जिनको नेटिव अमेरिकन्स या फिर रेड इंडियंस बोला जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कितने तरीके के लोग
अमेरिका में रह रहे थे, ठीक है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमारे इंडिया पर एक टाइम पर हुकूमत की थी ना, वैसे ही अमेरिका पर भी उसने अपना कंट्रोल जमाना चाहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहा कि अमेरिका की जितनी ज़मीन है वो इंग्लैंड के कब्ज़े में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अमेरिका ने किसी तरीके से आस पड़ोस के जो देश थे उनकी हेल्प से इंडिपेंडेंस हासिल करी और 1776 4 जुलाई को ये इंडिपेंडेंट हो गया। कौन? अमेरिका। अब 1776 के बाद जब ये इंडिपेंडेंट हो गया अमेरिका, तब जाके वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अब बताओ गवर्नमेंट किसकी होगी? जो वाइट्स थे, ओके, जो बाद में आके शिफ्ट हुए, क्योंकि भाई ये जो नेटिव अमेरिकन थे, जो रेड इंडियंस थे, ये सब तो इलिटरेट थे, तो इनकी सरकार कहाँ से बनती? तो भाई जब ये जो वाइट्स ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और ये लोग आज़ाद हो गए, तो इन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि भाई अब हमें अपने देश को कैसे बनाना है, डेवलप्ड बनाना है। तो बस उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया कि जो ट्राइब्स के लोग हैं ये संख्या में बहुत कम है और इनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, तो भाई इनकी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में करा जाए, जहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, जिससे हमारा अमेरिका और ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो बस इसी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने इन ट्राइब्स पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहा, ठीक है। तो उस वक्त के दो ट्राइब्स थी, सुकामिश और द्वामिश। इन दोनों ट्राइब्स का एक लीडर था जिसका नाम था चीफ सियाटल। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा, हु वॉज चीफ सियाटल? चीफ सियाटल वॉज द लीडर ऑफ टू फेमस ट्राइब्स, सुकामिश एंड द्वामिश। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, जो कि फ्रैंकलिन पियर्स थे, फ्रैंकलिन पियर्स ने अपने गवर्नर यानी कि इसैक स्टीवेंस को भेजा था चीफ सियाटल के पास एक प्रपोजल को लेकर, जिस प्रपोजल में ये लिखा था कि आप अपनी ज़मीनों को सरकार के हाथ बेच दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपकी ज़मीनों को हथियाना पड़ेगा, और अगर आप अच्छे से अपनी ज़मीनों को हमारे हाथ बेच देते हैं तो इसके बदले में हम आपको रहने के लिए एक अच्छी खासी जगह देंगे जिसमें आप और आपके ट्राइब के लोग रह सकते हैं, और सिर्फ शेल्टर ही नहीं देंगे हम आपके लोगों को, बल्कि आप पर जो दूसरी ट्राइब्स जिनका नाम है हाइडास एंड सिम्शियंस, ये दो जो ट्राइब्स थी बच्चों, ये ना इन ट्राइब्स पर यानी सुकामिश एंड द्वामिश पर बहुत अटैक किया करती थी। क्यों? इनको भी लैंड चाहिए होती थी इन लोगों से, तो इनके यहाँ की औरतों पर, इनके यहाँ के बच्चों पर बहुत जुल्म करते थे ये सिम्शियंस एंड हाइडास, ठीक है। तो यानी ये प्रपोजल में लिखा हुआ था कि अगर आप हमें अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं तो ना सिर्फ हम आपको शेल्टर देंगे, बल्कि आपके जो एनिमीज ट्राइब्स हैं, सिम्शियंस एंड हाइडास, इनसे आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन देंगे हमारी आर्मी के ज़रिए। तो सरकार के इस प्रपोजल के रिस्पांस में चीफ सियाटल ने एक स्पीच दी थी। इस स्पीच के ज़रिए उन्होंने मुखातिब किया था उन लोगों को जो प्रपोजल लेके आए थे, यानी सरकार को एक मुंहतोड़ जवाब दिया था कि हम आपके प्रपोजल को मान तो रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि आप हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी ज़मीनों को देखकर आप पर एहसान कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा उन्हें अपने लोगों को भी कुछ बताना था, यानी इनके जो लोग थे ट्राइब के, कुछ जवान ऐसे थे, कुछ यंग पीपल बहुत इम्पल्सिव थे। इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, लड़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इनको पता था चीफ सियाटल को कि अगर हम लड़ाई भी करते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो लोग हैं बहुत कम है, ये जो वाइट्स हैं इनके लोग ज़्यादा हैं, तो अगर हम लड़ाई भी करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारे नामो निशान मिट जाएगा, कल को हमारा कोई निशान ही नहीं रह जाएगा, राइट। तो इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि लड़ाई करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो सिंपल है कि हम अपनी ज़मीनों को इनके हाथ बेच दें। तो अपने लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना कि ये लोग खामोशी के साथ वाकई अपनी लैंड को बेच दें और इनको बुरा भी ना लगे, क्योंकि भाई हो सकता है कुछ लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं कि आप कैसे इनको मान ले रहे हैं, आप लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं भड़काऊ टाइप के। तो किस तरीके से अपनी अपनी ब्यूटीफुल स्पीच से लोगों को कन्विंस किया, अपने ट्राइब के लोगों को कन्विंस किया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अपनी ज़मीनों को इनके हवाले कर दें। अब शायद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इस स्पीच देने से पहले चीफ सियाटल के दिमाग में कितना प्रेशर था। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने लोगों को कन्विंस करें कि हाँ, अपनी ज़मीनों को हमें बेचना ही पड़ेगा इनके हाथों। इतने प्रेशर के बावजूद इतनी अच्छी स्पीच डिलीवर कर पाना, इन्होंने अपनी स्पीच के ज़रिए वाकई लोगों को कन्विंस भी किया और गवर्नमेंट को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और यही वजह है कि आज चीफ सियाटल को एक अच्छे लीडर के रूप में ही नहीं जाना जाता है, ही इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट ओरेटर। तो जब ये बोलते थे मैजिक चलता था लोगों के ऊपर, लोगों को कन्विंस कर पाना आता था इनको, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्टिकुलर स्पीच को इंग्लिश लिटरेचर में क्यों रखा गया है भाई, जब ये एक हिस्ट्री का ही पहलू है। तो लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस।
देखिए, इस स्पीच को दिया तो चीफ सियाटल ने अपनी लैंग्वेज में था, लेकिन हेनरी ए स्मिथ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जब किया तो कई सारे राइटर्स, ऑथर्स, कई सारे क्रिटिक्स के नज़रों में जब ये स्पीच आई तो उन लोगों ने काफ़ी मोटिवेशन हासिल किया इस स्पीच से। और इस स्पीच को पढ़ने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपने लिखने का तरीका भी चेंज किया। यानी पहले लोग इमेजिनेटिव स्टोरीज वगैरह ही लिखा करते थे, फिर लोगों ने ऐसे प्लेस, ऐसे स्टोरीज लिखना स्टार्ट करी जिसमें हिस्ट्री का टच पाया जाने लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्पीच की इम्पोर्टेंस ये है कि इसने एक लिटरेचर में एक तरीके से रिवोल्यूशन लाया था, जिससे कई सारे लोग हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे थे लिटरेचर टेक्स्ट में। आई विश आपको यह आंसर मिल गया होगा कि चीफ सियाटल की स्पीच को लिटरेचर में क्यों रखा गया है। अब कुछ चीज़ आपको यहाँ समझने वाली ये है कि दी गई स्पीच में चीफ सियाटल ने बार बार बिग चीफ, ग्रेट चीफ या ग्रेट गुड फादर बोला है। ये रेफर करता है प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को, यानी उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को ये सारे वर्ड्स बोले हैं, राइट। लेकिन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, जब चीफ सियाटल के पास प्रपोजल आया था, वो थे फ्रैंकलिन पियर्स। बट जो चीफ सियाटल थे इलिटरेट थे, अपडेटेड नहीं थे कि जो प्रेसिडेंट है वो अब चेंज हो चुके हैं, इसलिए इनको लगता था कि अभी भी प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज वॉशिंगटन, राइट। तो उनके हिसाब से बिग चीफ, ग्रेट गुड फादर उस वक्त के प्रेसिडेंट को रेफर करता है, लेकिन उनके हिसाब से कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। बट सही में कौन थे, फ्रैंकलिन पियर्स। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है इनको रेफर करता है तो आप जॉर्ज वॉशिंगटन ही लिखोगे, क्योंकि चीफ सियाटल के हिसाब से कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। इसके अलावा वाइट चीफ करके जो नाम आया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नर को रेफर करता है, जो कि कौन थे, इसाक स्टीवेंस। सो दिस वाज एन ओवरव्यू। नाउ वी विल डिस्कस द स्टाइल ऑफ दिस स्पीच। जब हेनरी ए स्मिथ ने इस पर्टिकुलर स्पीच को ट्रांसलेट किया था तो कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने अपने इस स्पीच में शामिल किया है, लेट्स डिस्कस। इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं नरेशन की। तो जिस तरीके से स्पीच को नरेट किया गया है हेनरी ए स्मिथ के जरिए, उन्होंने यूज़ किया है फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन मैं कई बार कई सारे स्टोरीज में बता चुकी हूँ अपने व्यूअर्स को कि फर्स्ट पर्सन नरेशन का मतलब होता है कि जिसमें आई, मी करके स्पीकर या फिर राइटर या फिर ऑथर बात करता है, ठीक है। तो आपको पता है पूरे स्पीच में आई करके ही एड्रेस किया है इन्होंने अपनी ऑडियंस को। सो दिस इज फर्स्ट पर्सन नरेशन। नाउ लेट्स डिस्कस विच फिगर्स ऑफ स्पीच आर बीइंग यूज्ड हियर, या फिर कौन सी रिटोरिकल डिवाइसेस यूज की है हेनरी ए स्मिथ ने वाइल ट्रांसलेटिंग द स्पीच। तो सिमिली का यूज किया है। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो राइटर या ऑथर यूज करते हैं अपनी राइटिंग, अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए, जब उन्हें दो लोगों का या दो चीज़ों का कंपेयर करना होता है। और कंपेयर करने के लिए वो किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक, जैसे एज, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन देखोगे स्पीच में, माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर चेंज। ये चीफ सियाटल ने बोला है जब वो एड्रेस कर रहे थे अपने लोगों को और गवर्नमेंट को, कि मेरे शब्द स्टार्स की तरीके से हैं, जैसे स्टार्स चेंज नहीं होते, मेरे शब्द भी चेंज नहीं होंगे। जो मैं अभी कह रहा हूँ वो मैं कल भी कहूँगा। एक और लाइन यूज करिए, दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर्स वास्ट प्रेयरीज। प्रेयरीज कहते हैं मैदान को। इस लाइन के जरिए चीफ सियाटल ने वाइट्स के संख्या को कंपेयर किया है ग्रास से, कि यानी वाइट पीपल जो है वो घास के तरीके से है जो मैदानों में फैली रहती हैं, यानी ज़्यादा होती हैं। तो वो सीधे बोल सकते थे कि वो संख्या में ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने किसका कंपेयर किया, ग्रास से कंपेयर किया। तो किस वर्ड का यूज़ किया, लाइक का। तो इस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है सिमिली। इसके अलावा मेटाफर का यूज़ किया है। मेटाफर भी कंपैरिजन करने के लिए ही यूज़ करते हैं ऑथर्स या राइटर्स, लेकिन वो लाइक एज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे कंपेयर कर देते हैं। एक लाइन स्पीच में यूज़ हुई है, दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन। अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था कि उन्होंने वाइट्स के जो संख्या थी उसको बताने के लिए उनका कंपैरिजन किया था ग्रास से, कि वो ग्रास के तरीके से है, यानी जैसे ग्रास बहुत ज़्यादा होती है वैसे वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अब अपने ट्राइब के लोगों को ये बताने के लिए कि हम संख्या में कम है, अपने को कंपेयर किया है ट्रीज ऑफ ए स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन, यानी जब तूफान आता है, तूफान के बाद जब पेड़ गिर जाते हैं, तो सारे के सारे पेड़ तो नहीं गिरते, एक आध पेड़ गिरते हैं, तो उन्हीं पेड़ों से कंपेयर किया है अपने यहाँ के लोगों को, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम संख्या में कितने कम है, राइट। तो ये कंपैरिजन किया है बिना लाइक और बिना एज के। तो यहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच यूज हुआ है, मेटाफर।
इसके अलावा कई जगह एलिट्रेशन भी आया है। एलिट्रेशन कहते हैं रिपीटिशन ऑफ लेटर। एक पर्टिकुलर लाइन में अगर एक ही लेटर बार बार आ रहा है तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो आर ग्रेट एंड गुड फादर, तो GOG बार बार आ रहा है। सिमिलरली स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन, S बार बार आ रहा है, इसे कहते हैं एलिट्रेशन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करे हैं जिनको रेटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। रेटोरिकल क्वेश्चंस एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो किसी से आंसर लेने के लिए नहीं किए जाते बल्कि सोचने पे मजबूर करने के लिए किए जाते हैं या फिर पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चंस यहाँ पे स्पीच से लिए गए हैं। हाउ देन कैन वी ब्रदर्स, यहाँ पे चीफ सियाटल अपने सामने वाले लोगों को यानी वाइट से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हमारा और तुम्हारा सिविलाइजेशन बिल्कुल अलग है तो हम कैसे एक दूसरे के भाई बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो जवाब देने लगेंगे बल्कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड एंड रिन्यू आवर प्रॉस्पेरिटी एंड अवेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस, कि तुम्हारा गॉड हमारा गॉड कैसे हो सकता है, हमें कैसे वो दोबारा से उम्मीद दिला सकता है कि हम एक बार फिर से प्रॉस्पेरिटी में जिएंगे, यानी अभी हम कम होते जा रहे हैं और हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है। तो इस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा गॉड हमारा गॉड एक ही है, तुम्हारा गॉड तुम्हारे ऊपर मेहरबान है जबकि हमारा गॉड हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं मांग रहे हैं बल्कि वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, राइट। अब बात करते हैं इमेजरी की। देखिए इमेजरी किसे कहते हैं, जब आप इंग्लिश की किसी भी राइटिंग को, किसी भी रचना को, चाहे वो पोम हो, चाहे वो किसी की ट्रांसलेटेड स्पीच हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो प्ले हो, तो ये सब पढ़ने के बाद आपके सामने कुछ इमेजेस बन के आने लगते हैं, राइट। कहीं कहीं पे कोई पोएट नेचर के बारे में डिस्क्राइब करता है तो आप कहोगे कि नेचुरल इमेजेस आपके सामने बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इमेजरी, ओके। तो इस पर्टिकुलर स्पीच में कौन सी इमेजरी आपको सामने आ रही है, आपको साफ साफ पता चल गया होगा, नेचुरल इमेजरी। वाई? बिकॉज आप खुद देख सकते हो अभी 2 कंपैरिजन उन्होंने किए अपने यहाँ के लोगों को, सामने वाले लोगों को। किससे कंपेयर किया? ग्रास से कंपेयर किया, ट्रीज से कंपेयर किया। और ये आगे ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ के जो वैलीज हैं, क्योंकि ये लोग नेचर को बहुत वर्शिप करते थे ना इनके ट्राइब के लोग, तो चीफ सियाटल ने बहुत ज़्यादा नेचर को क्या किया है, अप्रिशिएट किया है। तो आप कह सकते हो कि स्पीच में किस तरीके की इमेजरी आपको देखने को मिलेगी, नेचुरल इमेजरी। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कवर द थीम्स ऑफ द स्पीच। थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ द टॉक, सब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग, यानी कि जो स्पीच है जो डिलीवर की गई है चीफ सियाटल ने अपने इस स्पीच पे, उन्होंने किन थीम्स को बेस रखकर किन किन सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन किया है, ओके। सबसे पहला जो थीम नज़र आता है वो है रेड इंडियंस अटैचमेंट टू देयर लैंड। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पर डिस्कशन किया है चीफ सियाटल ने अपनी स्पीच में वो ये कि उनकी जो लैंड है, मैं आपको बता चुकी हूँ रेड इंडियंस किसको बोला जा रहा है, ट्राइब के लोगों को, उनको अपनी ज़मीनों से कितना लगाव है। इन रेड इंडियंस के लिए ये ज़मीन केवल एक ज़मीन नहीं है बल्कि उनकी कल्चर, उनकी जो मेमोरीज, उनके जो पूर्वजों की यादें इस ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। इस ज़मीन को वो अपना धार्मिक स्थल मानते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पूर्वज दफन है, राइट। चीफ सियाटल ये भी पॉइंट रखते हैं कि हम जो जिंदा लोग हैं, यानी जो ट्राइब के हमारे लोग हैं, केवल वो इस ज़मीन से नहीं अटैच हैं, वही इससे मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि जो लोग मर गए हैं, हमारे जो पूर्वज यहाँ दफन हैं, वो भी इस ज़मीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। और इनका ये तक कहना है कि शाम को उनकी रूहें आती हैं, विजिट करती हैं इन जगहों पर। स्पीच में कई सारे फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं केवल अटैचमेंट को शो करने के लिए कितना ज़्यादा रेड इंडियंस को अपनी ज़मीन से लगाव है। आप देख सकते हो लाइन लिखी है एवरी हिल साइड, यानी हर हिल साइड, हर वैली, हर घाटी, हर प्लेन एरिया, चाहे वो ग्रोव हो, इन सब को हेलोड किया गया है। दे आर मेड होली। हेलोड मतलब टू मेक होली। ये सब किसी न किसी तरीके से हमारे लिए होली प्लेसेस का काम करते हैं। इनसे एक न एक इवेंट जुड़ा हुआ है, चाहे वो सैड इवेंट हो, चाहे वो हैप्पी इवेंट हो। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है इवन द रॉक्स दैट सीम डम स्टर विद द मेमोरीज ऑफ नेटिव्स, यानी कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, रॉक्स आप देख रहे हो, ये देखने में तो डम लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, लेकिन इनसे कितने सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। और जो हमारी ज़मीन है इस रिच विद द ब्लड, यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स का खून है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारी फ्रेजेस के हेल्प से ये साबित किया है, ये दिखाना चाहे गवर्नमेंट को कि आप हमसे जिन ज़मीनों को खरीद रहे हैं, हम इनसे कितना ज़्यादा अटैच हैं। आपके लिए ये मटीरियलिस्टिक चीज़ होगी, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे नॉल, लेकिन हमारे पूर्वजों का यहाँ खून बहा है, इसको हम अपना धार्मिक स्थल मानते हैं, राइट। तो अपना अटैचमेंट इन्होंने प्रूव किया है इस स्पीच में। सेकेंड थीम जो नज़र आती है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट टू द पीपल, लोगों के साथ किया गया अत्याचार।
तो कई सारी लाइंस उन्होंने ऐसे यूज़ करी हैं जिसमें वो साफ साफ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमसे खरीद तो हमारी ज़मीन रहे हो, लेकिन एक तरीके से आप फिजिकली और मेंटली हम पर टॉर्चर कर रहे हो। स्पीच में यूज़ किया गया है वर्ड विश का, यानी कि जो बिग चीफ हैं वाशिंगटन में, ही विशेस टू बाय आवर लैंड्स, वो हमारी ज़मीनों को खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो इस विश वर्ड के ज़रिए कमेंट किया जा रहा है, चीफ सेटल कमेंट कर रहे हैं सरकार को कि क्या विश की बात करते हो आप लोग, आपको पता है कि हम संख्या में कम है तो हमें तो सर झुकाना ही झुकाना है, तो व्हाट डू यू विश अबाउट इट, राइट। इसके अलावा उन्होंने प्रेसिडेंट को गुड एंड ग्रेट फादर जो बोला है ये भी कमेंट किया है कि ग्रेट एंड गुड फादर हमें तब सपोर्ट करेंगे जब हम इनकी कंडीशन को मानेंगे। अगर आप वाकई ग्रेट एंड गुड फादर हो तो बिना कंडीशन को माने भी आप हमें हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप हमें तब सपोर्ट करोगे जब हम आपकी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है, चीफ सेटल का कमेंट है सरकार को। इसके अलावा एक लाइन यूज की गई है, ग्रिम फेट सीम्स टू बी ऑन द रेड मैन्स ट्रेल। ये चीफ सेटल ने अपने यहाँ के लोगों की किस्मत की तरफ इशारा किया है कि हमारी किस्मत इतनी बेकार चल रही है कि हमसे हमारी ज़मीनों को क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ग्रिम मतलब होता है सीरियस या फिर वेरी बैड, और फेट मतलब होता है लक, फॉर्चुनेट, यानी हमारी रास्ते, रेड मैन ट्रेल मतलब रास्ता, रेड मैन के रास्ते सिर्फ और सिर्फ एक खराब किस्मती नज़र आती है। इसके अलावा उन्होंने एक लाइन यूज़ करी है कि ये जो हमारे रेड इंडियंस हैं, दे आर वुंडेड डो दैट हियर्स द अप्रोचिंग फुटस्टेप्स ऑफ द हंटर। डो कहते हैं एक फीमेल रैबिट को या फीमेल डियर को, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर किया है कि हम रेड इंडियंस की जो हालत है वो उस वुंडेड मतलब घायल खरगोश के तरीके से है जिसको हंट कर दिया गया है, शिकार कर दिया गया है, अब शिकारी उसके पीछे पीछे आ रहा है इसको लेने के लिए। तो यही हमारी भी कंडीशन है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट थीम जो मिस्टर सेटल ने चूज किया है अपने इस स्पीच में वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। चीफ सेटल ने अपनी पूरी स्पीच में बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि तुम्हारा जो लिविंग स्टाइल है वो कितना अलग है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो कितना अलग है। तुम इस ज़मीन को एक मटीरियलिस्टिक चीज़ समझते हो जबकि हम इसको अपना होली प्लेस समझते हैं, ठीक है। तो जो सिविलाइजेशन में डिफरेंस है दोनों में, उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है चीफ सेटल ने। उन्होंने रेड इंडियंस और वाइट्स को ऐसे बोला है जैसे डे और नाइट। डे और नाइट कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, जब डे होता है तो नाइट नहीं होता, जब नाइट होती है तो डे नहीं होता। इसी तरीके से हम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। हमारी सिविलाइजेशन और आपकी सिविलाइजेशन में काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट चीज़ जो देखने को मिलती है इनके स्पीच में वो है ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस किसे कहते हैं? एन एक्सपीरियंस या फिर एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द नॉर्मल एंड फिजिकल लेवल, यानी इस तरीके की बात करना जो कि एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकता है, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। स्पिरिट्स की बात करना, स्पिरिचुअलिटी की बात करना, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का भी टच आपको इस स्पीच में देखने को मिलेगा। उन्होंने कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर लैंड को कभी भी खाली नहीं होने देंगे, वो यहाँ विजिट करेंगे, यानी उनके स्पिरिट्स विजिट करेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट, बट उनका ये क्या है, मानना है, यानी दे फील बियॉन्ड द फिजिकल एंड यूजुअल लिमिट्स। तो इस स्पीच में चीफ सेटल ने अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है कि वो यहाँ आएंगी और इस लैंड को कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगी। आपके यहाँ के जो डेथ हो जाती हैं, आप कभी भी अपने एंसेस्टर्स को पलट के नहीं देखते हो, ना ही वो दोबारा विजिट करती है, लेकिन हम अपने एंसेस्टर्स को भूलते नहीं हैं। इस तरीके की कई सारी बातें करी हैं चीफ सेटल ने अपनी स्पीच में। सो वी कैन से दैट ट्रांसेंडेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीच। नेक्स्ट थीम जो नज़र आती है वो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ का एग्जाम्पल वो नेचर से दे रहे हैं। अपनी जो स्पीच की शुरुआत भी करते हैं वो योंडा स्काई से करते हैं, आसमान से करते हैं। तो टोटल उन्होंने एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस पर्टिकुलर स्पीच में। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है चीफ सेटल स्पीच को लेकर, जो कि और वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन भी कर देती वर्ड टू वर्ड तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मेरे लिए भी बहुत हेक्टिक होता, आपके लिए भी बोरिंग होता। So in my next part, I'm going to cover word to word explanation. Then in part 3, I'm going to cover all the question answers of this speech. Till I come with my next videos, keep loving literature. Thank you for watching.